जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। आज आपके लिए बीपीएससी की टेस्ट सीरीज की यह पहली प्रैक्टिस श्रृंखला है, जिसमें आज हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हमने अरिहंत को लिया है और एडिटोरिया वगैरह जितने भी हैं उनको भी देखेंगे, कुछ अपने तरफ से देखेंगे, जिसमें यह हमारी 68 बीपीएससी की यह टेस्ट सीरीज 1 है बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन अकेडमी की तरफ से दिलाई जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। और इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इन परीक्षा में बैठने वाले जो पीटी है हमारा 12 तारीख को संभावित है, 12 फरवरी को संभावित है, उसमें जो भी लोग बैठे उनके लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्ति का माध्यम बन सके। चलिए, यह हमारा अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के एक अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यह एक तरह से पूरी तरह से उस बात पे रिजिड हो गए थे कि पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में अलग करना है। इसीलिए आपने देखा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नवोदित राष्ट्र के रूप में उभर करके आपके सामने आता है, जो भारत से अलग होकर के एक राष्ट्र के रूप में आया था। ठीक है, आगे उसके बाद कहा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की नियुक्त किया गया था। तो यह जो महारानी विक्टोरिया थी, यह ब्रिटेन की सत्ता पर बैठी हुई आसीन महारानी थी। जब 1857 का विद्रोह होता है, जो कितने इतिहासकारों ने इसे क्रांति का नाम दिया है, कुछ ने इसे विद्रोह का नाम दिया है, कुछ ने जो विद्रोह रिवोल्ट का नाम दिया है, और कुछ ने क्रांति रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। यह रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट में फर्क होती है। अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो यह 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, उसी रिवोल्ट के बाद महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्यगी सौंप दी गई। उसके बाद यह भारत की साम्राज्यगी बनी। कंपनी के हाथों से सत्ता इसके हाथों में आ गई, महारानी के हाथों में आ गई। ठीक है, आगे देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी नीति के विस्तारकर्ता माना जाता है। और यह लॉर्ड डलहौजी भारत में इसने अपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया? तो 17 राज्य को मिला लिया था। और इसने भारत में ज्यादा से ज्यादा राज्य को हड़प नीति क्या होती थी? कहने का मतलब है कि अगर जिनके वारिस नहीं होते थे उनके अंग्रेज वारिस बन जाते थे, बेटे बन जाते थे, पति बन जाते थे, ऐसी स्थिति थी। उन राजे रजवाड़ों में यह उनकी संपत्ति को हड़प करके अपने किसी उत्तराधिकारी या अपने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को वहां बैठा देते थे। तो यह 17 राज्य की है। इसके बारे में कहता है कि लॉर्ड डलहौजी को भारत का साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना जाता है, और इसने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में 17 को, उसके बाद 1849 ईस्वी में, उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को, तो यह जैतपुर, यह आपने देखा, यह 1849 में जैतपुर को, फिर इसी तरह से इसने क्या करा, संबलपुर को भी इसी में किया। 1850 ईस्वी में बघाट को, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, 1853 ईस्वी में झांसी को इसने अपने में मिलाया। तो यह 1853 झांसी को मिलाया, जिसमें आपने देखा कि झांसी की रानी ने किस तरह से किया, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने एक पोयम भी बचपन में पढ़ा होगा 6th क्लास में। तो किस तरह से इसने इसको मिलाया, क्योंकि झांसी में जो राजा थे वह मर चुके होते हैं, और जो राजा मर चुके होते हैं उसके बाद उस सत्ता को हड़पने के लिए इसने 1853 में झांसी पे आक्रमण कर दिया, और बाद में इसने झांसी को भी मिला लिया गया। देखिएगा, इस ई ऑप्शन में बिहार के पीसीएस में यह 5वां ऑप्शन है ई का, जिसमें आप उपयुक्त में से कोई नहीं
और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मैं जहां कहीं भी ई लिख दिया हूं वहां पे आप समझना कि उपर्युक्त में से कोई एक, अन्यथा एक से अधिक, कोई नहीं, या एक से अधिक के बारे में आप जान लेना। चलिए, तो उसी के बाद क्या हुआ कि 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को तथा 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। यह डलहौजी की नीति के तहत यह काम शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और यह कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, दिसंबर महीने में, 1885 में हुई थी। और इसके संस्थापक में एओ ह्यूम एंड प्लस 72 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और 72 सदस्यीय समिति इसके द्वारा की गई थी। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, तो यह दिसंबर महीना है, इसमें 28 दिसंबर को हो गई थी। 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, जिसके अभी आप देखते हैं कि राहुल बाबा पूरे भारत का चक्कर काट रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के तहत। ठीक है, उसके बाद आगे फिर कहता है कि कौन से प्रसिद्ध, एक मिनट पहले इसमें और है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित अधिवेशन में की गई थी। तो यह याद रखिएगा, यह स्थापना बंबई में हुई थी। बंबई वाले जो अधिवेशन में, जो उनका अधिवेशन था बंबई में, इसकी चर्चा हुई थी। गोकुल दास तेजपाल कॉलेज था, उसी में इसके ऊपर प्रस्ताव मत बनी थी और फिर इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, उसके बाद तेजपाल विश्वविद्यालय में आयोजित अधिवेशन में की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। मतलब यह इसलिए होती है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि यह जो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसलिए नाम महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहली जो अधिवेशन हुई थी तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के तौर पर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अपना काम किया था। उसके बाद इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई एओ ह्यूम और 72 सदस्यीय समिति द्वारा 1885 में। यानी आपने देखा कि 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा जरा, इनमें से कौन से हैं जिनको प्रसिद्धि के और तौर पर, तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, जिन्होंने जलियांवाला कांड 1919 के बाद अपने नोबेल पुरस्कार को रिटर्न कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। जलियांवाला बाग आपने देखा था कि पंजाब की घटना हुई थी, हजारों लोगों को बंद एक जगह पे बंद में जो मेला का आयोजन किया गया था उसमें लोगों को मार दिया गया था, जिसके कारण से इन्होंने अंदर से गुस्सा व्याप्त हुआ होगा और इन्होंने उस उपाधि को, नाइटहुड की उपाधि को त्यागने का काम करा था। आगे दे उसी चीज को, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। यानी ब्रह्म बांधव उपाध्याय नाम है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से संबोधित की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद फिर कहता है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की बात करी? तो वर्ष 1929 की बात होती है, जब घटना दिसंबर महीने में जब यह जो लगती है, याद रखिएगा इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला रिपब्लिक डे की जो मनाई जाती है अपने यहाँ, रिपब्लिक डे अभी जो हाल फिलहाल 26 जनवरी कल से प्रारंभ हो, कल जो होने वाली है, तो 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950, या इससे पहले 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यह पूर्ण स्वराज की मांग वही आगे चल करके 29 में की गई थी, 1929 में की गई थी। लेकिन इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस अधिवेशन में इसको पूर्ण स्वराज के तौर पे मांग की गई थी, जिसके कारण से गणतंत्र दिवस आपका इसी दिन को मनाने के लिए मनाना चाहते थे, स्वतंत्रता दिवस, लेकिन इस दिन में 26 जनवरी 1950 में इस दिन को लागू किया गया और यही वर्ष था जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, कांग्रेस द्वारा। यही तो आपका आंसर इसका बी होगा, वर्ष 1929 में। उपयुक्त में से आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आप देखते हैं कि यह किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो आप देखते हैं जिसमें कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में की थी और जिससे नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो यह भी क्वेश्चन बनता है, पूछ देता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उनको मार्गदर्शन का काम गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है, इसीलिए। तो यह हमारा गोपाल कृष्ण गोखले साहब इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में, तो इसको देख लेते हैं जरा, 7 नंबर में क्या कहता है, उसी चीज को कहा जिससे नौहा आगे देखिएगा, फिर 7 नंबर देख लिया, सर्वेंट ऑफ में गोपाल कृष्ण गोखले, सोसाइटी की स्थापना किसने करा? गोपाल कृष्ण गोखले ने करा। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? तो टीपू सुल्तान यह एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को मॉडर्नाइजेशन फ्रांसीसियों से मिलकर एक आधुनिक सेना का गठन करा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए खतरा बनता जा रहा था, जिसको 4 युद्ध होती है, चौथे में 1799 में इसको मार गिराया अंग्रेजों द्वारा युद्ध में, एंग्लो मैसूर युद्ध में, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा मैसूर टीपू सुल्तान द्वारा लड़ा गया, जिसमें इनको मार दिया गया। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है, जिसमें कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कार्य एवं निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते थे। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से के संगठन की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार अगर बात करते हैं, जिसमें खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की इन्होंने स्थापना की, खान अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा, ठीक है। उसके बाद क्या करा? खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन को स्थापना की और इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे और इसी पे गाना चला था, मलमल के कुर्ती पे लाल लाल सैया जी हमरो। इसी तरह से उसी समय इस पे एक गाना चला था, लमसम 60-70 के दशक में, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसी तरह से इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या? खुदाई खिदमतगार, और इसी को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं इसमें, हाँ, तो
हाँ, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को नहीं दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी नहीं दिए थे। आम जनता के बारे में और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप जरा बताइए कि कौन है। चलिए तो देखते हैं, इसमें आम जनता ने जन द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1896 टू 1907 ईस्वी में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर नहीं देने का जन आंदोलन चलाया। इस दौरान वहां की जनता ने तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी और उन्होंने महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव यानी 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव, तो यही बाल गंगाधर तिलक ने गणपति बप्पा मोरया, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में यह बहुत प्रसिद्धि से मनाया जाता है। तो 1893 में इन्हीं के द्वारा यह महोत्सव प्रारंभ की गई थी। तो आम जनता ने इनको नाम दिया। चलिए, और इसमें कहा कि शिवाजी महोत्सव भी 1895 में मनाई गई और शुरुआत की, और इन्हें वेलेंटाइन सिरोल ने भारत का बेताज बादशाह कहा। वेलेंटाइन सिरोल द्वारा इनको भारत का बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी और टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर की गद्दी पर बैठा था। और कहा जाता है टीपू सुल्तान बहुत कर्मठ प्रशासन चलाने में था और टीपू सुल्तान ने बहुत सारे ऐसे नियम लगाए, टैक्सेशन वगैरह में भी बहुत सारे उसके प्रशासन में सुधार किए गए। और टीपू सुल्तान ने अपनी जो उसकी क्षेत्र थे, जो प्रशासन क्षेत्र थे, उसको सुदृढ़ करने का काम करा, इसी तरह से बनाई। और हैदर अली की मृत्यु 1782 में होती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या कहता है, अब हमारा क्वेश्चन है, तो वंदे मातरम गीत की रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उसके बाद किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर, जो राजगीर यह बिहार का जगह है राजगीर, यहाँ गर्म पानी का झील भी है, गर्म पानी का झील कुंड भी कहते हैं, या वहां पे गर्म पानी गिरते रहती है, सुरंग टाइप का है, पहाड़ियों पे है, उसमें पानी गिरते रहती है गर्म पानी की। हम जा रखे हैं एक बार, नालंदा पेपर हुआ था देने, तो यह गर्म पानी की झील है। और किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? इल्तुतमिश द्वारा यह अनुदान दिया गया था। इल्तुतमिश साहब ने इनके लिए अनुदान दिया था। पटना और गया के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा राजगिरी, जो आज वर्तमान का राजगीर कहा जाता है बिहार में, इसको राजगिरी कहा जाता था, तो उसमें राजगिरी के कुछ जैन मंदिरों के अभिलेख में फिरोज शाह द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, पटना से थोड़ी दूरी पर है, ज्यादा दूरी नहीं है, तथा इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था। ठीक है, तो इस समय हमने देखा कि इसका इल्तुतमिश द्वारा इस काल में इसको राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान सब्सिडी देने का काम किया गया। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। उसके बाद अगर कोई प्रश्न में अगर कोई त्रुटि आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आगे बिहार के गया जिले के असफगढ़ से प्राप्त अभिलेख के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो बताइए जरा, या किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है? जिसमें कहता है बिहार के गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त 480 से लेकर के
502 ईस्वी को माना जाता है, जिसकी पुष्टि असफगढ़ अभिलेख से होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असफगढ़ अभिलेख से उसकी पुष्टि होती है। फिर अब देखते हैं जिसमें कहता है कि बौद्ध, हाँ इसमें इससे पहले यह बौद्ध गया की बात होती है, तो जरा बौद्ध गया पर भी चर्चा देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो बौद्ध गया वही है जहां आज बिहार के लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिनके माता पिता मर भी जाते हैं तो वहां पुण्यतिथि के लिए वहां पे आते हैं, एकरसा दोरसा करने के लिए आते हैं। यही बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनकी जन्म भी यहीं हुई थी। और इन्होंने भी ब्राह्मणवादी नीतियों को त्यागने का काम करा था, त्यागने का काम किया था। और यह बौद्ध, आज जो संस्कृति पूछता है कि किस, जो बौद्ध संस्कृति है, जब बौद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका क्या नाम है, तो वह पीपल के वृक्ष के पीछे उनको ज्ञान की प्राप्ति, नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वह जो आज उस पूछता है कि किस जनरेशन का पीपल का वृक्ष वहां बचा हुआ है, तो 6ठी जनरेशन का वहां पीपल का वृक्ष बचा हुआ है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, हाँ उसके बाद तो आपने देखा, क्या देखा, यहाँ आपने परवर्ती गुप्त वंश देख लिया। आगे देखिएगा, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है। तो इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, तो इसका आंसर होगा दिघ निकाय में ये बिहार के इतिहास के बारे में, जो प्राचीन इतिहास है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। उसके बाद मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था, तो इसके बारे में जो मलिक, तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें इसका आंसर होगा सी, लोधी काल में इसका प्रशासन हमको देखने को मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो आप देखिएगा जिसमें कुंवर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, हरिकिशन सिंह हैं, उसके बाद रथवंश सिंह हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जरा इसका देखिए कि कौन सा होता है, करते हैं तो इसमें हमारा कुंवर सिंह आते हैं, इसमें कुंवर सिंह आते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना यह जन्धारी प्रसाद दिनकर साहब ने की थी। इस तरह से तो 17वां में हमने देखा, फिर उसके बाद 18 वाले में हमने देखा कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी। इसमें ऑप्शन था हमारा जन्धारी प्रसाद सिंह, चंद्रवंशी प्रसाद सिंह, किशोरी प्रसाद सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा। तो जन्धारी प्रसाद सिंह हमारा आंसर था, जिसमें कहता है महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जन्धारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में एक स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की थी। उसके बाद कहता है ये स्वयं इसके सचिव बने थे और उल्लेखनीय है कि पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा 19वां है, ब्रिटिश शासन के दौर बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष, तो 1912 में यह बंगाल से अलग होकर बिहार बना। और उसी समय आप देखते हैं यह तकरीबन 1936 तक यह घटना चलती है और 36 में बिहार से एक और राज्य अलग होता है जिसको ओडिशा कहते थे, ओडिशा अलग हुआ और फिर 2000 में जाकर के बिहार से झारखंड भी आपका अलग हो गया। यह घटना सारे बिहार से अलग हुए। तो आगे देखते हैं, फिर उसी चीज को कहा दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई, जिसके पश्चात 1 अप्रैल 1912 को
बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। और बंग भंग जो हुआ था, बंगाल का विभाजन पहली बार 1905 में हुआ था, जो कि इसकी राजधानी भारत की दिल्ली के लिए हस्तांतरित प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। और फिर 1911 में लोगों के विरोध के कारण इनको फिर से वापस ले लिया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा लौटा दिया गया था, लेकिन दिल्ली में ही इसकी राजधानी छोड़ दी गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो जरा बताइएगा कि बिहार का जो सबसे पहला सूफी संत था वह कौन था, जिसमें हमारा आंसर है शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फकीह और सरफुद्दीन याहिया मेनरी, या ई, जिसका आपने देखा ई का ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हमारा उत्तर होगा मेरे दोस्तों, इसका सी होगा, जिसमें इमाम ताज फकीह यह हमारे उत्तर में है। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो अभी पिछली क्वेश्चन में हमने बताया था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, मदन मोहन मालवीय भी नहीं है, दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, और हाँ, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी 1905 के आसपास, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, जो यहाँ से अंग्रेज यहाँ के संपत्ति को ले जा करके ब्रिटेन में अपने सैनिकों वगैरह को, अफसरों को वेतन दिया करते थे। और इनमें हम महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, हमारा 22 का है, जिसमें कहा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, यानी परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं, जिसमें जमींदारों के साथ, उसके बाद आप देखते हैं कि ग्रामीण समुदायों के साथ, उसके बाद मुकदमों के साथ और किसानों के साथ, या ई। आप जानते हैं तो यह परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया गया था। उसके बाद 23 नंबर, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदलने नहीं, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1905 में बदली गई थी, ना कि आप इसको कह सकते हैं कि यह 1919 में यह गलत हो गई। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग त्रासदी, तो यह 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन वही कहा 1905 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन बाद की घटना है, यह महात्मा गांधी के आने की उस समय की घटना है, और ई नहीं है। तो यह हमारा जलियांवाला बाग त्रासदी होगा। फिर वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास के जलियांवाला बाग त्रासदी हत्याकांड से संबंधित है, और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के गोली चलवा दी थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, यह जलियांवाला बाग 1919 की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उसके बाद कहता है कि 1857 ईस्वी के बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? तो यह खान बहादुर खां, जो बरेली के नेता थे, यह खान बहादुर खां थे। आगे देखिएगा सॉरी, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहासकार था। इसमें आपका ऑप्शन है आरसी मजुमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर और एसएन सेन। तो यह हमारा एसएन सेन इसके थे भारतीय इतिहासकार, यानी आंदोलन का। फिर कहता है 26, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है? तो यह आपने देखा कि शेर ए पंजाब की अगर बात करते हैं तो यह लाला हरदयाल को नहीं मिला, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है और लाला हरदयाल है। तो यह लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब की उपाधि से नवाजा गया है।
फिर आगे देखिएगा, फिर कहा कि गोबी मरुस्थल, तो यह चीन में है गोबी मरुस्थल। फिर आगे देखिए, फिर कहता है कि गोबी मरुस्थल आपको चीन में है। उसके बाद यह साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, अमेरिका में नहीं, साउथ। अब सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ना कि भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से या लाल सागर को हिंद महासागर से। और ए एंड बी बोथ तो गलत है, ई भी गलत है, और यह हमारा आंसर होता है जो मेडिटेरियन सी है, रेड सी को, मेडिटेरियन सी रेड सी को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिएगा, सीन नदी, कहता है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो लंदन से, पेरिस से और रोम से और फ्रैंकफर्ट से। इसमें आप देखते हैं कि सीन नदी जो घटना होती है यह आपको पेरिस से होकर गुजरती है। आगे देखिएगा, और फिर निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका यह सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक, इस कारण के वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, और तीसरा है अधिक वर्षा के लिए और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगी तो फिर यह वर्षा भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित होगी और वन्य जीव के संरक्षण भी उससे हो सकेगी। फिर हमारा क्वेश्चन है जिसमें कहता है ओजोन परत बताती है, क्या बताती है, ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो यह हमें इसमें अंटार्कटिक की वायुमंडलीय स्थिति गलत बात है। उसके बाद शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज गलत बात है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर के नीचे के पास गलत बात है, क्योंकि ओजोन की बात करते हैं तो पता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है उसको रोकने का छान करके पृथ्वी पर भेजने का काम करता है, और पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की वायुमंडलीय की परत भी गलत है। उसके बाद इसका आंसर होगा ई, जिसमें होगा आप देखे थे कि ना तो एक नहीं तो एक, और नहीं तो आपने देखा था कि एक से अधिक, यह इसका आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि निम्न में से किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के लिए रूप में जाना जाता है, तो इसका चंडी प्रसाद भट्ट है, श्रीमती गोरा देवी है। उसके बाद अगर बात करते हैं श्रीमती गोरा देवी है, कॉमेट, उसके बाद कॉमेट गोविंद सिंह रावत है, और फिर सुंदरलाल बहुगुणा है। बताइए जरा इसका कौन सा होगा, जल्दी बताइए। इसमें आप देखते हैं कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में वृक्षों की कटाई के विरुद्ध स्थानीय निवासियों का विरोध है। यह 1970 के दशक इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। क्या है, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने ही चिपको आंदोलन के समक्ष उसके बाद झपटो छीनो आंदोलन को भी दिशा प्रदान की। तो यह कॉमरेड गोविंद सिंह को माना जाता है क्योंकि एक सही तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करने का काम करा, और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर अगर कहते हैं बात तो यह डी है, इसका डी होगा कि इसमें गंडक से निकलती है, और गंडक नेपाल से निकलने वाली नदी है, और यह नदी बार बार गंगा वाले क्षेत्र, गंगा से जाकर के पटना में मिलती है, और यह नदी बार बार धार बाढ़ का काम करती है बिहार में। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल क्या है, तो अगर आप बता सकते हैं, इसमें आपका है चाय है, रबर है, गन्ना है, नारियल है और कॉफी है। तो गन्ना इसका नकदी फसल बिहार की भी हो जाएगी। और सबसे प्रथम चीनी मिल बिहार में स्थापित की गई थी 1800 में, 1800 के आसपास, और उसके बाद यह फिर आपने देखा कि यूपी वगैरह, वेस्टर्न यूपी वगैरह, फिर महाराष्ट्र वगैरह, इन सब जगहों पर की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर चर्चा करते हैं, फिर बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं कि कोसी नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है या स्पर्श करती है, वह कौन सी है, तो इसमें आप पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण है। फिर कहता है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो शीतकालीन वर्षा का कारण बिहार में भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण से होता है। फिर कहता है बिहार में लाल बलुआई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो मिट्टी है यह आपको इसमें रोहतास एवं कैमूर वाले क्षेत्र से होते हुए आती है। ठीक है, फिर देखिएगा बिहार के पूर्वी भूमध्य सागरीय भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो इसमें आप चर्चा कर सकते हैं कि यह जो वन होते हैं यह आपको
यह वन आपको शुष्क पर्णपाती वन कहलाते हैं। उसके बाद यह साइंस का पोर्शन है, इसमें कहता है प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होते हैं। फिर बात करता है कि C14 6 एवं N14 7 उदाहरण है। तो इसके अगर देखते हैं तो इसके बी नंबर होंगे, इसके बी होंगे जिसको समस्थानिक के कहते हैं। और फिर नौशादर और नमक के मिक्सचर से नौशादर पृथक कर सकते हैं। तो इसमें अगर चर्चा करते हैं तो इसका डी होगा, यह छान कर हम उसको अलग कर सकते हैं। लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। तो यह बात करते हैं तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल कहे जाएंगे। और निम्न में से सजातीय युग्म कौन से है? तो सजातीय युग्म की बात करते हैं तो इसके सजातीय युग्म बी नंबर मिलेंगे, जो कि आप इसमें क्या करते हैं CH3OH इसके सजातीय है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जिसको कहता है सजातीय वाले में कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के अणुसूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान होते हैं तथा दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH3 इकाई का अंतर होता है और अंततः केवल HCHO और वह H3CHO सजातीय युग्म है। चलिए उसके बाद फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें से आप देख सकते हैं कि यह आपका ए नंबर Mg होता है। फिर कहता है उसके बाद इसमें रेसिस्प्रिन उसके बाद साधारण नाम है। तो यह आप देखते हैं कि इसमें इसका डी होगा, जिसमें एसीटिल और सैलिसिलिक अम्ल का इसमें होता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं कि रियोन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलोज नाइट्रोज स्टार्च, सेलुलोज एसिटिक रेजिन। इसमें तो आप देखते हैं कि इसमें आपका सी होगा, जिसको सेलुलोज एसिटिक में। फिर कहा उसके बाद कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है। तो अगर बात करते हैं तो यह जो होता कि यदि बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है और कच्चा तेल मापने के समानतः बैरल का उपयोग किया जाता है। और अतः देखिए कहा, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठे कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद क्या होगा? उसमें उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी। तो यह क्या होगा? उसके हाथ में गिरेगी और वायु में स्थिर हो जाती है। तो नहीं होती है, क्योंकि ऊपर जब उछाली जाती है गेंद तो स्थिर नहीं होती है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग के आगे की ओर जाएगी। तो आज हमारा यह 50 क्वेश्चन का श्रृंखला समाप्त होता है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। निरंतरता बनाए रहने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।